जो कार्बोरेटर पे वीडियो आई थी वो आप लोगों ने बहुत पसंद करी थी, लेकिन जो मैंने कार्बोरेटर सर्विस करा था अपनी बाइक का वो BS4 बाइक का कार्बोरेटर था। और बजाज ने क्या करा है, जो BS4 वाला कार्बोरेटर है इसको बिल्कुल प्योरली मैकेनिकल बना दिया है। इसमें ना ही कोई TP सेंसर है और ना ही कोई इसमें ऑटो चोक है। उसके कारण ये जो कार्बोरेटर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं मैकेनिकल चीज़ें ज़्यादा पसंद करता हूँ। उसमें ज़्यादा फॉल्ट नहीं आते और लॉन्ग लाइफ होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ज़्यादा झंझट होता है। तो इस चीज़ का प्रूफ ये है कि BS3 वाला जो बाइक थी पल्सर 135, उसमें जो कार्बोरेटर था थोड़ा हाईटेक था। उसके वजह से काफ़ी सारे लोगों की ये शिकायत थी कि ऑटो चोक जो है उसमें वो काम नहीं करता। कभी जैसे हम स्टार्ट करते हैं बाइक को, सीधा 5000 पे जाके RPM पे जाके वो स्टार्ट होती थी कोल्ड स्टार्ट में, तो फिर बाद में जाके वो थोड़ी सी नीचे आती है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है कि BS3 वाला अगर आपके पास कार्बोरेटर है पल्सर 135 में, तो हम लोग क्या करें, उसकी प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करें। तो मैंने क्या करा, ये सर्विस मैनुअल है बजाज का, एक तरह से हमारी बाइबल है बाइक की। तो ये जो है ना, आप ये वाला कार्बोरेटर जो इसमें दे रखा है ये पुराना बाइक का कार्बोरेटर है और सारी इसकी स्पेसिफिकेशन सेम है। मैंने दोनों जेट्स के आपको दिखा रखी है कार्बोरेटर सर्विस वीडियो में, तो ये सेम चीज़ है सब कुछ। अब TP सेंसर का आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने ये सब चेक करने के लिए बता रखा है कंपनी ने। तो ये 0% थ्रॉटल पे इसके आप इग्निशन ऑन करके जब वोल्टेज नापेंगे तो 0.7 मिलेगी आपको। 10% का वेरिएशन हो सकता है। और जब इसका फुल थ्रॉटल करेंगे तो ये आपको सेंसर की वायर में 3.4 से 3.8 वोल्ट्स तक ये करंट मिलेगा। ये तो है जो नॉर्मल फंक्शनिंग है। और अगर आपका TP सेंसर सही से काम नहीं कर रहा, जो मैंने अभी आपको वोल्टेज बताई उसके अंदर नहीं है, तो उसके लिए कंपनी ने हमें ये प्रोसेस बताई है। पहले तो इंजन की RPM आपको सही सेट करनी है, एक्सीलरेटर का फ्री प्ले इतना करना है, कार्बोरेटर को निकालना है, TP यूनिट का नया सेंसर लगाना है, और इसकी जो ये पिकटेल होती है, पिकटेल मतलब कि इसके जो वायर्स में आपको चेक करना है, और एक्सीलरेटर पूरे ऑफ पोजीशन पे आपको मेजर करना है। तो इसमें ये 2 केबल्स में आपको करंट मेजर करना होगा, पिंक और ब्लैक और येलो वायर। एक ही वायर पे जो ब्लैक और येलो होता है पुरानी बाइक में आता था। सेंसर को इस तरह एडजस्ट करना है कि 0.07 वोल्ट्स दे आपको, बिल्कुल पूरी तरह से क्लोज्ड थ्रॉटल की पोजीशन पे। और जहाँ भी आपको ये देगा वहाँ पर आप पेच कस देंगे। इसका थोड़ा सा होता है, मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पुराने टाइप का कार्बोरेटर नहीं है यहाँ। तो यही तरीका है, बस इसका ऑफ पे इतना नाप हो गए तो ऑटोमेटिकली अगर TP सेंसर सही है फुल थ्रॉटल पे आपको 3.4 से 3.8 वोल्ट्स के करीब देगा। कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि जो कार्बोरेटर का TP सेंसर होता है इससे इंजन को RPM पता चलती है। ये बस इसलिए होता है कि आपके जो CDI होता है बाइक का, उसे पता रहना चाहिए कि कितने % थ्रॉटल पे आपका लेवर है, यानी कि आपने कितना थ्रॉटल दिया है। सपोज 50% दिया है तो वो उस हिसाब से इंजन की स्पीड बनाएगा, उस हिसाब से वो कंट्रोल करेगा इंजन को, जो भी उसको स्पार्क कंट्रोल करना है। जो CDI था ये 2 इनपुट्स लेता था, एक तो मैग्नीटो पे जो आपका मैग्नेटिक सेंसर लगा होता है, और एक ये TP सेंसर के थ्रू लेता था। तो उस हिसाब से शायद ये स्पार्क प्लग्स को कंट्रोल करता था, उनका इग्निशन का टाइमिंग कंट्रोल करता था, या दोनों स्पार्क प्लग में कब मतलब दोनों स्पार्क प्लग्स को करंट देना है, कब एक को देना है। क्योंकि 6000 RPM के ऊपर राइट वाला स्पार्क प्लग ऑफ हो जाता है, सिर्फ एक स्पार्क प्लग काम करता है बाइक का। वो इग्निशन का शोर और वाइब्रेशन कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने इस तरीके से बनाया। अब बात करते हैं ऑटो चोक की, जिसकी वजह से काफ़ी मुसीबत आती है लोगों को। तो इसमें क्या करा था इन्होंने, BS3 वाली जो बाइक थी इसमें इन्होंने एक सोलेनॉइड ऑपरेटेड ऑटो चोक था। अब सोलेनॉइड क्या होता है, एक तरह से मैग्नेटिक कॉइल होती है। तो जैसे हम होता है ना अभी BS4 वाली में मैनुअली हम पत्ती को ऊपर नीचे करते हैं उसका चोक ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, तो BS3 में क्या करा था कंपनी ने, ऑटोमेटिक बनाया था। तो क्या होता था, जो थर्मल सेंसर लगा होता था इंजन पे, ये आप देख सकते हैं ये वाला थर्मल सेंसर, ये CDI को बताता था कि इंजन का टेम्परेचर कितना है। अगर ज़्यादा ठंडा होता था उसकी स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो क्या करता था, ये ऑटो चोक को मतलब इसका जो सोलेनॉइड होता था इसमें करंट भेजता था, उसके थ्रू वो जो इसका स्टॉपर होता है वो उसको खींच लेता था ऊपर। तो उसकी वजह से जो एनरिचमेंट सर्किट होता है उसके थ्रू फालतू फ्यूल जाता था इंजन को। और ये भी देख सकते हैं कंपनी ने ये इस तरह का चार्ट दिया है, इंजन के टेम्परेचर के हिसाब से जो ऑटो चोक होता है इसका टाइम होता है। जैसे कि अगर 15 डिग्री से कम है यानी कि काफ़ी ठंडा है तो 1 मिनट या 2 मिनट के आसपास ये चलेगा। 15 से 20 है तो कुछ सेकंड के लिए, कम सेकंड के लिए, फिर उसके बाद बहुत ही कम सेकंड के लिए। और 30 डिग्री से जब ज़्यादा होता है इंजन का टेम्परेचर तब चोक ऑफ होता है। तो ये इस तरीके से मल्टीपल चेक्स बताएं इसको चेक करने के लिए। एक आम मैकेनिक के लिए ये ऑटो चोक का सिस्टम चेक करना काफ़ी मुश्किल होता था, तो कंपनी ने फिर यही सोचा इसको हटा देना ही ज़्यादा अच्छा समझा, तो इसलिए BS4 वाली में इस तरह का सिस्टम नहीं आता। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी
कि जो सेंसर की क्वालिटी थी इसकी वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी और अक्सर उससे एक तरह से फॉल्टी रीडिंग मिलती थी। तो ये रेसिस्टेंस आप देख सकते हैं टेम्परेचर के हिसाब से इसका रेसिस्टेंस बदलता है। तो जब ये सही से काम नहीं करेगा थर्मल सेंसर तो CDI को पता नहीं चलेगा कि क्या टेम्परेचर है। तो अगर गर्म टेम्परेचर है, जैसा इस इंजन का सपोज 40 डिग्री है, ठीक है, 5 पॉइंट इतना देने के बजाय, किलो ओम्स देने के बजाय वो दे रहा था 20 किलो ओम्स, यानी कि 4 गुना ज़्यादा अगर रीडिंग दे रहा है, तो CDI को लगेगा कि इंजन ठंडा है। तो CDI क्या करेगा, ऑटो चोक का जो सोलेनॉइड होता है उसको एक्टिवेट करके वो प्लंजर उसका खींच लेता था स्टॉपर। तो उसके वजह से क्या होता था, RPM बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी इंजन की, और नॉर्मल रनिंग में भी RPM कम नहीं आती थी, और बहुत सारे लोग अक्सर इसके वजह से परेशान रहते थे। क्योंकि इसमें ये कमी भी थी कि अगर इंजन सच में ठंडा भी हो तब भी इसकी जो RPM होती थी इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि 3-4 हज़ार RPM तक पहुंच जाता था, जबकि ठंडे इंजन में इतना ज़्यादा RPM होना सही नहीं है, उससे इंजन जल्दी घिसता है। अब BS4 वाले में तो काफ़ी सुधार कर दिया उन्होंने, इस तरह का कोई इशू नहीं है, लेकिन जो BS3 वाले लोग हैं बेचारे वो अभी भी फंसे हुए हैं उस वाले कार्बोरेटर के साथ। अब ऐसा नहीं है कि BS4 वाला कार्बोरेटर निकाल के आप इसमें लगा लोगे, वो इसलिए नहीं काम करेगा। मैंने आपको जैसा अभी दिखाया था, कार्बोरेटर में 4 पाइप थे, उसमें एक तो ड्रेन का कॉमन होता है, पुराने वाले में का था, एक पेट्रोल का कॉमन था वो भी इसमें है, और एक इसमें ईवैप का था पाइप नए वाले में। अब इसको शायद मुझे लगता है इसमें ईवैप वाला पाइप नहीं होगा, और एक ओवरफ्लो वाला पाइप है जो अभी प्रेजेंट वाले BS4 वाले कार्बोरेटर में, वो शायद इसमें होगा। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है इसमें 3 पाइप्स होंगे। तो उनका वही है ना कि आप हर चीज़ की बैलेंसिंग है बाइक में, हम ऐसी कुछ भी आगे पीछे छेड़ नहीं सकते। तो अगर आपको कोई भी इशू है BS3 वाली बाइक में, ये इस मैनुअल के मदद से आप ये देख सकते कि आपकी फॉल्ट आ क्यों रहा है, ऑटो चौक की दिक्कत आ क्यों रही है, आपको बस वही फिक्स करना है। क्योंकि अगर आप ये सब इसको बाईपास करने की कोशिश करोगे तो काम नहीं करेगा। और वैसे भी जो पुराना CDI है उसमें 8 वायर वाला है, BS4 वाला जो CDI है उसमें सिर्फ 6 पिन है। मैंने दिखाया था आपको, पिछली आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो पहले मैं सोच रहा था पता नहीं उसमें 2 पिन क्यों कम है, वो इसलिए कम है ये ऑटो चोक का मैकेनिज्म का, क्योंकि 2 केबल्स उस CDI से निकल के ये ऑटो चोक यूनिट पे जाती थी। और थर्मल सेंसर इंजन पे कसा हुआ होता है, कई लोगों को गलतफहमी होती है कि ये जो होता है कार्बोरेटर पे कसा हुआ होता है थर्मल सेंसर। कार्बोरेटर पे किसी भी तरह का थर्मल सेंसर नहीं होता, कार्बोरेटर सिर्फ एक सोलेनॉइड होता है ऑटो चोक का, और एक TP सेंसर होता है, पोटेंशियोमीटर होता है। तो एक जुगाड़ मैंने कई मैकेनिकों को बताते देखा है, वो क्या करते हैं कि इसका जो ये होता है ना सेंसर, इसको हटा देते हैं और क्या कर देते हैं, जो इसकी जो वायर्स होती है इस पर फिक्स्ड रेसिस्टर लगा देते हैं। अब फिक्स्ड रेसिस्टर मतलब जो नॉर्मल रेसिस्टर होता है हमारा, वो हम जो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं वो लगा देते हैं इसको हटा के। तो कोई भी एक वैल्यू पिक कर लेते हैं जिसमें कि बाइक ज़्यादातर चलती है आपकी नॉर्मली, जैसे अगर गर्म इंजन का हम माने ज़्यादातर 60 डिग्री पर रहता है, तो इस रेसिस्टेंस का रेसिस्टर मैनुअली वो लगा देते हैं। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये जुगाड़ काम करेगा कि नहीं, ना ही मेरे पास BS3 बाइक है और ना ही मैंने किसी BS3 बाइक पे इस चीज़ को लगा के देखा है। और बात रही TP सेंसर की, सेंसर को बाईपास करने का कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि थ्रॉटल की पोजीशन के साथ साथ रेसिस्टेंस चेंज करता है, उसकी वजह से वो अलग अलग वोल्टेजेस देता है CDI को, तो आप उसको भी चेंज नहीं कर सकते। और बात रही ऑटो चोक की, कुछ लोग इसकी ऑटो चोक की यूनिट को ही निकाल के फेंक देते हैं तो ताकि ये झंझट ही ना रहे। अब ये सक्सेसफुल तो बताया कई लोगों ने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसा कंपनी ने आपको अपनी बाइक बना के दी है उसको वैसे ही सही से मेंटेन करो। तो ये जो थर्मल सेंसर होता है ये अक्सर ख़राब हो जाता है लोगों का। बजाज का इस तरह का टेम्परेचर सेंसर आता है, ये मेरी वाली बाइक का है, तो हो सकता है यही वाला आपके BS3 में भी लगता हो। इस तरह का सेंसर है, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। इस तरह का थर्मल सेंसर होता है, इसके साथ इसकी वॉशर भी आती है, ये बहुत अच्छा है, इसके साथ एटलीस्ट वॉशर दी है कंपनी ने तो, और ये बोल्ट भी दिया है, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये सिलेंडर ब्लॉक में कसा हुआ होता है छोटा सा पार्ट, ये यहाँ पर इसका सोल्डर कर रखा है। आपने मेरा मल्टीमीटर का अगर टेम्परेचर सेंसर देखा है वो भी इसी तरीके का है। तो ये कोई निक्रोम वायर होती है, जो भी वायर होती है अंदर, इसका रेसिस्टेंस होता है बेसिकली। तो टेम्परेचर के साथ वो अलग अलग उसका रेसिस्टेंस चेंज होता है, और ये पार्ट बड़ा ज़्यादा ख़राब होता है। कई लोगों ने बताया कि उनका ये ख़राब रहता है, इसको टेस्ट करने का भी मैकेनिकों को नहीं पता होता। अगर आप इसको गिरा देते हैं ज़मीन पे तो झटके से भी ये सेंसर ख़राब हो जाता है। ये वाला टेम्परेचर सेंसर आपको सर्विस सेंटर पे मिल जाएगा, मैंने सर्विस सेंटर पे लिखवाया था तो लगभग 1 महीने के अंदर मुझे मिल गया था। ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, एटलीस्ट एक आध स्पेयर आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ख़राब होता है। और अगर ये ख़राब होगा तो बाइक का यही चीज़ें दिक्कत आती है, जैसे कि मिसिंग की दिक्कत हो गई, माइलेज का चक्कर हो गया, कई सारा प्रॉब्लम्स आती है, स्टार्टिंग ट्रबल हो सकती है। क्योंकि जब आपकी CDI को पता ही नहीं चलेगा कि क्या टेम्परेचर है इंजन का, तो किस हिसाब से वो कंट्रोल करेगा।
मुझे उम्मीद है जो भी पल्सर 135 BS3 वाले लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी की ये दिक्कत सॉल्व हो गई होगी, क्योंकि ये कार्बोरेटर का ये काफ़ी चक्कर रहता है। एक इंजन के बाद एक कार्बोरेटर सबसे बड़ी दिक्कत होती है, सबसे बड़ा इसमें कॉम्प्लिकेशन होता है, जो ज़्यादातर मैकेनिक्स के लिए इंजन रिपेयर करना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे ही ये कार्बोरेटर को रिपेयर करना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है और इसको रिपेयर करना भी बहुत मुश्किल होता है काम मैकेनिक के लिए। आपके कोई भी सवाल है कमेंट से मुझसे ज़रूर पूछिए।